नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम अभिलेख को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभिलेख होते क्या है। तो अभिलेख का सीधा सा मतलब है जिस पे कुछ लिखा गया हो, यानी लिखा गया, लेख लिखा हो गया। अब किस पे लिखा गया? किसी दीवार पे लिखा जा सकता है, मूर्तियों पे लिखा जा सकता है, सिक्कों पे लिखा जा सकता है, किसी वस्तु पे, मिट्टी के बर्तन पे, यानी किसी भी चीज पे लिखा गया लेख। ठीक है ना, कागज पे नहीं। तो ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु पे लिखा गया लेख क्या होता है? अभिलेख कहलाता है। ठीक है, तो अब ये अभिलेख लिखवाता कौन था? अगर जाने तो ये अभिलेख या तो राजा लिखवाते थे या धार्मिक संस्थाएं लिखवाती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया अभिलेख की बात। अब जान लेते हैं कि अभिलेख में जो सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है, सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बोगसगाई, मध्य एशिया का बोगसगाई से प्राप्त जो अभिलेख है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कहाँ का है। तो मध्य एशिया का बोगसगाई का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है, बोगसगाई से जो अभिलेख मिलते हैं वो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। और इस मध्य एशिया से जो अभिलेख मिलते हैं उनमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। वैदिक देवताओं में किनको? जैसे मित्र हो गया, वरुण हो गया, इंद्र हो गया, ठीक है, नासत्य हो गया, इत्यादि के नाम मिलते हैं। यानी ऋग्वैदिक जो देवता हैं, ऋग्वैदिक या वैदिक काल के जो देवता हैं उनके नाम मिलते हैं। ठीक है, तो अभिलेखों से मिलते हैं। कहाँ के? तो मध्य एशिया के बोगसगाई से अभिलेख। अगर बात करें भारत की, तो भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो अशोक के माने जाते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं और ये लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ठीक है, 300 ईसा पूर्व के आसपास के जो अभिलेख हैं वो अशोक के अभिलेख हैं और सबसे प्राचीन। और ये लिखित ये पढ़े जाने वाले, यानी जिनको पढ़ा जा सके। ठीक है, जैसे अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जा सका है, तो उस आधार पर जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे डॉक्टर D.R. भंडारकर, इन्होंने क्या किया? अशोक का जो इतिहास है ना वो अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया। सिर्फ और सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। और अगर लिपि की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा, यानी उसकी जो लिपि थी उसको पढ़ा। जो अशोक काल के जो अभिलेख है ना वो उसकी 4 लिपियां हैं। ठीक है, एक ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपियां। ठीक है, तो अशोक काल के जो अभिलेख है उस पर 4 लिपियां मिलती हैं और उसको सबसे पहले जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो ध्यान रखना है, अशोक काल के 4 भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपि में मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं। ठीक है, अब है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसकी बात करें तो ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। तो इसका संबंध किसका है? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है और इसमें उसके कलिंग राज के शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये तिथि रहित अभिलेख है, यानी इसमें डेट्स वगैरह उल्लेखित नहीं है, डेट वगैरह मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि ये तिथि रहित अभिलेख है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है क्या है? तिथि रहित अभिलेख है। अब कैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे पूछ लेता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से संबंधित है, या तो ऐसे पूछ लेगा कलिंग राज से संबंधित है। ठीक है, या पूछ लेगा कलिंग राज खारवेल का संबंध किस अभिलेख से है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उससे पर। और पूछ सकता है कि तिथि रहित अभिलेख कौन सा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, उनको ध्यान रखना है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है और इससे हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके शासन की जानकारी मिलती है और यह तिथि रहित अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख, इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, ये गुजरात का है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है और ये किससे संबंधित है? तो रुद्र दामन से संबंधित है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है और इसमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। पूछ सकता है कि सुदर्शन झील की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। या पूछ लेगा कि रुद्र दामन का संबंध किस अभिलेख से है, तो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। ध्यान रखना है, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख ये गुजरात का है। ठीक है, तो इन पॉइंट को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है नासिक का अभिलेख। ठीक है,
नासिक का जो अभिलेख है गौतमी बलश्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गौतमी बलश्री से संबंधित है, ध्यान रखना है। और ये सातवाहनकालीन अभिलेख है, यानी सातवाहन जो थे उनके शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि नासिक का जो अभिलेख है गौतमी बलश्री या गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है और ये सातवाहनकालीन है, ठीक है, यानी इसका संबंध सातवाहनों से है, नासिक का अभिलेख से, ठीक है। उसके बाद आता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से है। तो यहाँ ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट करते हुए चलिए, ठीक है, और उनको याद भी करना है, ठीक है। तो नासिक का अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी बलश्री से है और सातवाहनकालीन है ये, ठीक है। किसके शासनकाल से संबंधित है? पूछ सकते हैं कि नासिक का अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो सातवाहनकालीन से है, ठीक है। और किस शासक से संबंधित है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी या गौतमी बलश्री से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। तो ध्यान रखना है प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है एहुल अभिलेख। एहुल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है, ध्यान रखना है। एहुल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें हर्ष यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है, ठीक है। किसके मिलता है? तो पूछ सकता है एहुल अभिलेख से का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है और इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख इसका संबंध किससे है? तो स्कंद गुप्त से है। तो ध्यान रखना है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? तो स्कंद गुप्त से है। और एहुल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करते हुए चलिए। अब है मंदौर का अभिलेख, ठीक है। ये मंदौर का जो अभिलेख है मालवा नरेश यशो वर्मन या यशो धर्मन दोनों नाम मिल सकता है। तो ध्यान रखना है कि एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। कुछ पुस्तकों में यशो वर्मन मिलता है, कुछ में यशो धर्मन मिलता है, ठीक है। तो मंदौर का अभिलेख का संबंध किससे है? तो मालवा का नरेश है यशो धर्मन। पूछ सकता है कि यशो धर्मन का संबंध किससे संबंधित है? तो ये मालवा नरेश है, तो ये भी ध्यान रखना। और मंदौर अभिलेख से मिलता है और इससे उसके सैन्य के बारे में जानकारी मिलती है, यानी सैन्य कैसा था, उसकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्वालियर का अभिलेख। ये ग्वालियर का जो अभिलेख है प्रतिहार नरेश भोज, राजा भोज जो था प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, ठीक है। तो ग्वालियर का संबंध किससे है? ग्वालियर का अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। तो ध्यान रखना है भोज ये प्रतिहार से किस वंश से संबंधित है? तो पूछ सकता है कि भोज राजा भोज जो है किससे संबंधित है? तो प्रतिहार से संबंधित है, प्रतिहार नरेश। और इसका संबंध किसका है? तो ग्वालियर का अभिलेख से इनका संबंध है, ठीक है। उसके बाद आता है देवपाड़ा का अभिलेख, ठीक है। देवपाड़ा का अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि देवपाड़ा का अभिलेख किससे संबंधित है? तो बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है, ठीक है। गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये हमेशा इन पे प्रश्न बनते हैं। तो देवपाड़ा का अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है बांसखेड़ा और मधुबल का अभिलेख, ठीक है। बांसखेड़ा और मधुबल का अभिलेख ये किससे संबंधित है? तो इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। तो ध्यान रखना है कि बांसखेड़ा और मधुबल के अभिलेख में हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। उसके बाद आता है बालघाट एवं कार्ले का अभिलेख। बालघाट एवं कार्ले का अभिलेख इसमें सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किसमें किसके उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि बालखाड़ा एवं कार्ले अभिलेख सातवाहनकालीन उपलब्धियां, ठीक है। उसके बाद अयोध्या का अभिलेख जो है शुंगों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अयोध्या का अभिलेख में क्या होता है? शुंगों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है भरहुत का अभिलेख। इसमें शुंग नरेश खुदे होने से ये शुंगों द्वारा निर्मित है। इसमें क्या होता है? भरहुत के स्तूप अभिलेख में क्या होता है? शुंग नरेश खुदा हुआ है, जिससे माना जाता है कि ये शुंगों से संबंधित है या शुंगों द्वारा निर्मित है। उसके बाद आता है एरण का अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये भानुगुप्त का है, भानुगुप्त हो गया, भानुगुप्त का है, ठीक है। एरण का अभिलेख जो है भानुगुप्त का है और इसमें सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है।
तो पूछता है क्वेश्चन कि किस अभिलेख से हमें सती प्रथा के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, तो एरण के अभिलेख से। और इसका संबंध किससे है, तो भानुगुप्त से है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, भरत का अभिलेख है तो सुंगनेरेस कुदेन से शुंग द्वारा निर्मित, और एरण का अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है, इसमें सती प्रथा के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप इन सबको नोट करते हुए चलिए अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद आता है महास्थान अभिलेख और सौगौरा अभिलेख। ठीक है, महास्थान अभिलेख और सौगौरा अभिलेख ये पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकाल के लिए अन्न भंडारण की जानकारी इन दोनों अभिलेखों से मिलते हैं, तो पूछता है कि निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में से हमें अन्न भंडारण की जानकारी मिलती है, यानी जो अनाज है उनको स्टोर करने की जानकारी कहाँ मिलती है, किन अभिलेखों से मिलते हैं। ध्यान रखना है कि महास्थान अभिलेख और सौगौरा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करते हुए चलिएगा, और इसको ध्यान में रखना है कि महास्थान अभिलेख और सौगौरा का जो अभिलेख है, अकाल के लिए अन्न भंडारण की जानकारी इनसे मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख थे, आप इनको अच्छे से नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इन पे हमेशा प्रश्न बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमेशा इन पे प्रश्न बनता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात और नोट कर सकते हैं कि जो अभिलेखों का अध्ययन है ना, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है, तो इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा कि जो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख थे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।